आज हम लोग तुर्की जो मुस्लिम अटैक हुआ था अ, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के समय में इंडिया की क्या सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अ, इसका जो प्रश्न आता है उसमें हमने आपसे पहले भी इसको शेयर किया है कि अ, दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की क्या दशा थी, है ना, कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अटैक ऑफ टर्की इन्वेशन इन इंडिया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, है ना, इन 11th और 12th सेंचुरी एडी, है ना, 11वीं 12वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में पूछा जाता है। तो प्रश्न आपका चाहे जिस रूप में भी पूछा जाए, या केवल महमूद गजनवी के आक्रमण के समय क्या दशा थी, या मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय क्या दशा थी, या भारत के आक्रमण के समय क्या तुर्कों के आक्रमण के समय क्या दशा थी, तो आपको आंसर एक ही लिखना है। क्वेश्चन का पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा लेकिन आंसर आपका एक ही होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन 11th एंड 12th सेंचुरी एज वेल एज टर्की इन्वेशन एज वेल एज महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी, है ना, इन्वेशन। तो ये ध्यान में रखना है कि चाहे वह 11वीं 12वीं शताब्दी में दशा हो, या महमूद गजनवी के समय दशा हो, या फिर मोहम्मद गोरी की आक्रमण के समय दशा हो, तो इसका उत्तर हमें एक ही लिखना है। ओके बेटा, क्लियर हो गया ना आपका? तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है और एक बार उसको हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि जो अरबों ने अटैक किया वह 712 एडी में किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, बट आपका जो सिलेबस है वह महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से रिलेटेड है, यानी कि 10 to 12 सेंचुरी। ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि महमूद गजनी वॉज द रूलर ऑफ गजनी, है ना, एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ गजनवी डायनेस्टी, है ना, एंड he had attacked in India, attack on India 17 times between 1000 to 1026 AD, है ना। और उसका पहला जो अटैक हुआ था वह पंजाब में हिंदुशाही राज्य के विरुद्ध था। उसके बाद से उसने जो अटैक किए थे उसमें स्पेशली आपका मुल्तान है, भटिंडा है, नारायणपुर है, थानेश्वर है, कन्नौज है, मथुरा है, और सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका अटैक था और काफ़ी डेंजरस था। इसको पूरी तरह से डिमोलिश उसने करा दिया था। तो ये आक्रमण का उसका टाइम पीरियड था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनवी टू न्यू जो है प्रोविंसेस ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया लाइक गोर एंड ख्वारिज्म, है ना, एंड ख्वारिज्म डायनेस्टी रिलेटेड टू ख्वारिज्म एंड सांसबनी डायनेस्टी रिलेटेड टू आपका गोर स्टेट। एंड मोहम्मद फाइनली गोर ने जो है ख्वारिज्म पर भी अधिकार कर लिया, गजनी पर अधिकार कर लिया। देन जो है मोहम्मद बिन साम गोरी जिसको कहते हैं, एज वेल एज आपका मोहम्मद गोरी जिसको हम लोग जानते हैं, उसने जो है इंडिया पर जब अटैक किया तो उसका टाइम हमने आपसे डिस्कस किया था कि 1175 ईस्वी था, यानी कि 1175 एडी फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया बाय मोहम्मद गोरी अगेंस्ट मुल्तान स्टेट, है ना। और उसके बाद से
1178 में किया, फिर 11 तमाम अटैक किए, लेकिन लास्ट जो उस समय जो तमाम प्रोविंसेस थे, जो स्टेट्स थे, उसमें हम देखते हैं कन्नौज का गढ़वाल वंश थे, मालवा का परमार वंश था, अजमेर या दिल्ली का अजमेर का चौहान वंश था, दिल्ली का तोमार वंश था, है ना। बुंदेलखंड के चंदेल डायनेस्टी के थे, गुजरात के चालुक्य वंश था, बंगाल में पाल वंश था, सेन वंश था, है ना। तो तमाम इस तरह से प्रोविंसेस थे। कब? जब इन्होंने मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था। महमूद गजनवी के समय हमने बताया और मोहम्मद गोरी के समय में ये अटैक बताया था। आपको मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपका सन है, आपका जो भी कि 1175, 1178 या 1000, ये सन याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको सेंचुरी याद रख सकते हैं आप, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, है ना। तो ये आपका बहुत सरल है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बैटल है, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हु फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन जो है हु फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान आल्सो इन 1992, है ना। तो ये जो है 1191-92 में हमने देखा कि फिर पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के शासक थे, अंतिम राजपूत शासक थे, जिन्होंने पूरी एक तरीके से दृढ़ता के साथ जो है मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया था और पहले तराइन के युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित भी किया था। दूसरे तराइन के युद्ध में हालांकि वो पराजित हुए थे। उसके बाद से चंदेरी का मेदिनी वंश का मेदिनी जो है शासक थे, मेदिनी राज, और जिनके बीच जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, हु फॉट बिटवीन मेदिनी राय एंड मोहम्मद गोरी इन 1194 AD। तो उसमें भी मोहम्मद गोरी को सफलता मिली। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो है मोहम्मद गोरी ने एक तरीके से इंडिया के स्टेट्स पे जो नॉर्थ इंडिया में थे उन पर धीरे धीरे अधिकार कर पाने में सफल हुआ था। और फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ही वॉज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी, और इंडिया में उसने जो है उसकी डेथ के बाद जो भी एरियाज थे उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसलिए जो है मोहम्मद गोरी की जगह कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है कि भारत में वह तुर्की सत्ता का संस्थापक था। यानी ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ टर्की डायनेस्टी इन इंडिया इन 1206 AD। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें हमें ये देखना है कि उस समय जब इन्होंने अटैक किया, महमूद गजनवी ने और मोहम्मद गोरी ने, तो इंडिया की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, क्या सोशल कंडीशन थी, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, और क्या आपकी अन्य जो क्षेत्र है, आर्मी है या आपका रिलीजियस है, तो ये जो है क्या कंडीशन थी, इसके बारे में जानना है। तो पहली बात तो हमारे जो है क्लास का जो शेड्यूल है, जो क्लास का जो आपका जो हमारा आज पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इस समय के, जैसे मैंने आपसे बताया था कि प्राइमरी सोर्सेज को ही बेस बनाया जाता है, क्योंकि हमने जो पुस्तक लिखी या अन्य राइटर्स ने जो इस समय लिखते हैं वह आपका सेकेंडरी सोर्सेज होता है जो प्राइमरी सोर्सेज पे आधारित होता है। सेकेंडरी सोर्सेज वाज द बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज, है ना। तो ये जो है महत्वपूर्ण है कि उस समय का इतिहास जो हम बता रहे हैं, पॉलिटिकल कंडीशन या सोशल कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है, वह है आपका अल-बरूनी। अल-बरूनी ही केम इन इंडिया विथ महमूद गजनवी एंड ही रोट किताबुल हिंद, या आज जो है इसको हम लोग जानते हैं किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत में आया था और उसने
जो है हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में लिखा था। उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, जिसको तहकीकाते हिंद के नाम से भी जाना। तहकीकात करना मतलब जानकारी लेना है ना, खोजबीन करना, तो इसलिए उसको किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण आधार देखा जाता है, स्रोत देखा जाता है अल बरूनी को। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि ये हमको क्लियर है कि पूरी तरह से राजपूत पराजित हो गए थे और तुर्क यहाँ पर सफल हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो कंडीशंस थे, वे जो है इनके फेवर में नहीं थे, राजपूतों के फेवर में नहीं थे। कहीं ना कहीं लैक था, कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। इसी कारण जो है विदेशी तुर्क आक्रमणकारी ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। अब अगर हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं तो जैसा अभी मैंने बताया आपको कि कई प्रांत थे, कई स्वतंत्र प्रांत थे। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल जो है प्रोविंसेस इन जो है 11th एंड 12th सेंचुरी। और 11वीं 12वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि भारत के जो राज्य थे वे भारत जो है कई राज्यों में विभक्त था। और उस समय उन राज्यों में कोई एक ऐसा केंद्रीय शक्ति नहीं था, सेंट्रल कोई पावर नहीं था जो इन विभाजित राज्यों को एकीकृत करके उन पर शासन कर सके। यानी कि लैक जो था एक तरीके से आप सेंट्रल जो है पावर है ना, तो ये लैक सेंट्रल पावर जो था उसका अभाव था। इसके अलावा जो था लैक ऑफ यूनिटी थी, लैक ऑफ नेशनैलिटी थी, या लैक ऑफ नेशनल फीलिंग ऑफ राजपूत रूलर्स, है ना। ये जो है, इसके अलावा हम देखते हैं कि डिप्लोमेटिक मैनिपुलेशन का भी लैक था। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे कि राज्य कई भागों भारत कई राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों के बीच आपसी एकता का अभाव था, यूनिटी का अभाव था, लैक ऑफ यूनिटी थी, लैक ऑफ नेशनैलिटी थी, लैक ऑफ जो है नेशनल फीलिंग थी, लैक ऑफ आपका कह सकते हैं कि जो है ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन का अभाव था। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, जैसे आप करंट सिनेरियो में देखें तो इंडिया में शायद 30 स्टेट्स हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर। तो ये जो है उसमें कि 29, तो ये जो है देखने में आता है कि ये राज्यों का समूह है ना, एक फेडरल जो है संघ है और उसके अधीन ये राज्य हैं और इनमें यूनिटी है। यूनिटी मिलने के बाद से एक केंद्र शासन का, एक संघ का निर्माण है, वही शासन कर रहा है। लेकिन अगर राज्य एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही उनके साथ ज्वेलसी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बाहरी देश अटैक करेगा तो अगर इनमें आपस में ही लड़ते रहेंगे, यूनिटी नहीं रहेंगी, तो उसका लाभ तो उठाया जा सकता है ना। जैसे एक बहुत सामान्य सी बात है कि आपके परिवार में अगर यूनिटी नहीं है तो बाहर पड़ोसी या दूसरे रिश्तेदार है, जो भी कह लीजिए, उसका मजा लेते हैं और बहुत आसानी से होता है आपके घर में घुसपैठ करने की, या घर में आपकी जो है बर्बाद करने की कह सकते हैं, या उसको कमजोर करने की, यह तभी संभव हो पाता है। इसको अगर आप व्यापक दायरे पर देखोगे तो यही चीज है कि उस समय यूनिटी नहीं थी, कई राज्य थे आपस में विभक्त थे, उनके अंदर नेशनल फीलिंग नहीं थी राष्ट्र के प्रति। उन्होंने कभी एक संगठन पर ध्यान नहीं दिया, कभी एकता पर ध्यान नहीं दिया, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे थे, एक दूसरे की जो है
द्वेष की भावना रखते थे, एक दूसरे की प्रोग्रेस को लेकर के, एक दूसरे के डेवलपमेंट को लेकर के आपस में उनके बीच जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा थी, एक तरीके से जो है कंपटीशन था। तो जब मुसलमानों ने यहाँ पर अटैक किया तो यही देखिए कि अगर कभी मुल्तान पे अटैक किया तो ऐसा नहीं है कि जितने राजपूत स्टेट है ये मान के कि मुस्लिम यहाँ पर बाहरी अटैक किए हैं, हम लोग अगर पराजित हो जाएंगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी और हम देश पर दूसरा शासन करेगा। ये नहीं था, ये था कि हमारे स्टेट पे आक्रमण नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, अगर कश्मीर पर अटैक हुआ है या पंजाब पे अटैक हुआ है तो इससे हमको क्या लेना देना है। मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। आज जैसे आप देखिए नेशनल फीलिंग का मतलब ये है कि जब भी क्रिकेट मैच होता है आप देखिए तो इंडिया वर्सेज मान लीजिए साउथ अफ्रीका का मैच होता है, इंडिया वर्सेज आपका पाकिस्तान के साथ मैच होता है, तो आपके अंदर नेशनल फीलिंग कैसे आती है। इंडिया जब बैटिंग कर रही होती है, अगर सिक्सर लगते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, वाह 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 करते हैं। लेकिन सेम कंडीशन अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता और पाकिस्तान के छक्के पड़ते हैं तो आपको बहुत मायूसी, बहुत निराशा होती है। सेम कंडीशन अगर इंडिया का बॉलिंग है, इंडिया बॉलिंग कर रही है, अगर पाकिस्तान का विकेट गिरता है तो आपको बहुत जोश आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का जो है बैट्समैन आपके बॉलर पे सिक्सर मारता है तो आपको बहुत कष्ट होता है। अगर पाकिस्तान हारता है तो आपको बहुत खुशी होती है, इंडिया जीतता है तो आपको बहुत हारता है तो आपको बहुत दुख हो, पाकिस्तान जब हारता है तो आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन जब इंडिया जीतता है तो आपको बहुत जो है खुशी होती है। दोनों कंडीशन देखिए, है ना। तो ये नेशनल फीलिंग की बात है यहाँ पर, है ना, इसको कहते। तो ऐसा उस समय नहीं था, राजपूत जितने भी स्टेट्स थे वे आपस में ही डिवाइड थे, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, उनमें नेशनैलिटी नहीं थी, उसमें नेशनल फीलिंग्स नहीं थी, जिसका लाभ जो है तुर्कों ने बहुत आसानी से आक्रमण करके इनको युद्ध में पराजित किया। ऐसा नहीं था कि किसी एक राज्य से 1000 ईस्वी में आप खुद देखिए कि मैंने बताया कि 3 अटैक बताए। अरबों ने 712 पे अटैक किया था, अरब सिंध पे विजय हुआ, अपार्ट फ्रॉम सिंध किसी अन्य एरिया पर अधिकार नहीं कर सका। उसके बाद इतने मोर देन लगभग अप्रॉक्स 1000 में अटैक हो रहा है, 1000 to 1026 महमूद गजनवी। उसके बाद फिर अटैक नहीं हो रहा है, अटैक हो रहा है 1175 में जाकर, मोर देन आपका 175 ईयर्स के बाद। लेकिन इसके बावजूद भी अभी इनमें यूनिटी नहीं है, नेशनल फीलिंग नहीं है, कोई स्ट्रांग सेंट्रल पावर नहीं है जो मिल करके तुर्की सत्ता का या शासन का मुकाबला कर सके। यही कारण था कि भारत की जो राजनीतिक कंडीशन थी, इसके कारण तुर्कों ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफलता पाई और राजपूत पराजित हुए। देखिए, एक तीर से मैंने 2 निशाने लगाए, कहते हैं ना। आपको मैंने बताया था ना कि एक ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं लेकिन आपका आंसर एक ही होता है। जैसे मैंने बताया था ना, कंडीशन ऑफ इंडिया 1 क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ राजपूत अगेंस्ट तुर्क, मैंने ये भी बताया था कि इसका भी आंसर यही लिखना होगा। देखिए, लैग था, ये सारी पॉलिटिकल ट्रांजिशन खराब थी, इसके कारण तुर्क विजयी हुए और राजपूत पराजित हुए। यही कारण तुर्क क्यों सफल हुए और राजपूत क्यों सफल हुए। यही बात है कि राजपूतों की ये स्थिति थी, पॉलिटिकल कंडीशन, और तुर्क इसका लाभ उठा करके उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की। तो पॉलिटिकल कंडीशन, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया बेटा। ये भी समझ में आ गया कि क्यों तुर्क यहाँ पे सफल हुए और राजपूत क्यों असफल हुए। आपका 3 क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ये केवल भी हम लोगों ने केवल डिस्कस किया पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है। सेकंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपका सोसाइटी को लेकर के है, समाज को लेकर के है, सोशल कंडीशन को लेकर के है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि
एंशियंट पीरियड से, आपका वैदिक पीरियड से ही, वेद जब से वेद की रचना हुई तब से ही ऋग्वेद का 10वां पुरुष सूक्त है जिसमें पहली बार वर्णाश्रम सिस्टम का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद प्राचीन पुस्तक है वेद, और वेद को ही पौराणिक मान्यता प्राप्त है हिंदू धर्म में। और उसमें हमें देखते हैं कि ये कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, और उसकी आर्म से, ब्रह्मा मतलब ईश्वर गॉड के जो है मुख से ब्राह्मण का, और उसके आर्म से, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों का, और उनकी कमर से आपका वैश्य वर्ग का, और पैर से शूद्र वर्ग का वर्ण का उद्भव हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द वर्णाश्रम सिस्टम एट द टाइम ऑफ टर्की इनोवेशन। ऐसा नहीं था कि वैदिक काल की ये जो हिंदू समाज की जो प्रथा थी वह जो है तुर्की आक्रमण के समय नहीं थी। एज इट इज थी वही वर्णाश्रम सिस्टम हिंदू समाज में उस समय भी था, जिसमें वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर उनकी प्रोफेशन, उनके व्यवसाय को निर्धारित कर दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इसके अलावा हमें देखते हैं कि मेनी इविल्स जो है लाइक कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सती एंड डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, जौहर सिस्टम existed in Indian society at that time of Turkey invasion। तो टर्की आक्रमण के समय जो है, टर्की आक्रमण के समय भारत में उस समय भी देखा जाए तो जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव और सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा जैसी कई सामाजिक बुराइयां उस समय भी विद्यमान थी। लेकिन हम पहले बात करेंगे वर्णाश्रम सिस्टम की। वर्णाश्रम सिस्टम जैसा मैंने अभी आपको बताया, आई एम ऑडिबल बेटा ना? ओके। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहला जो स्थान था, फर्स्ट प्लेस इन ब्राह्मण जिनका उदय जो था वह आपका मुख से हुआ था, ब्रह्मा के मुख से हुआ था, इसलिए उनको समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। और पहला स्थान कह सकते हैं कि ब्राह्मण हैड जो है फर्स्ट प्लेस इन द वर्णाश्रम सिस्टम, और जो है सेकंड प्लेस इन द वर्णाश्रम सिस्टम वाज क्षत्रिय, और जो है इसके अलावा शूद्रा फोर्थ एंड लास्ट जो है प्लेस इन द वर्णाश्रम सिस्टम। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में जो पहला स्थान था ब्राह्मणों का इसलिए था कि ऐसा माना जाता था कि उनका जो उदय हुआ था वह ब्रह्मा के मुख से हुआ था, इसलिए वो देवतुल्य थे, ईश्वर के समकक्ष थे। और जो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब हम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो केवल हिंदू समाज की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं या रिलीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी अभी इस्टेब्लिश्ड नहीं हुई थी, इसलिए हम यहाँ पर मुस्लिम सोसाइटी की, रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो हिंदू सोसाइटी में ये चीज़ था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और सबके ऑक्यूपेशन जो है, जो व्यवसाय थे वो निर्धारित कर दिए गए थे कि ब्राह्मण के मुख से उनका उदय हुआ है, इसलिए वो देवतुल्य हैं। इसका वैदिक मंत्रोच्चार करना, पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना, ये उनका मुख्य व्यवसाय था। और इसके अलावा दूसरा जो है जाति इसको नहीं कर सकता था। इसके अलावा क्षत्रिय का कॉन्सेप्ट था कि उनकी भुजाओं से हुआ है, इसलिए वे शासक हैं और उनका काम देश पर शासन करना है और कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता है। युद्ध करना, शासन करना, सेना का गठन करना, उसका नेतृत्व करना, राज करना, है ना, इनका कार्य है। तीसरे व्यवसाय में जो तीसरा क्लास था, थर्ड प्लेस जो था
ऑफ द इंडियन सोसाइटी वह था आपका वैश्य। और वैश्य में आपका वैश्य जो बणिक वर्ग है, जिसमें आपका किसान भी आता है, व्यापारी भी आता है ना। तो इस तरह से लोग इसमें आते हैं और उनका कहा जाता था कि जो मुख्य इनका जो कमर्स हुआ है इनका उदय, इसलिए इनका जो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वैश्य क्लास वाज फार्मिंग, किसानी थी, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एंड ट्रेड, है ना। कृषि, व्यापार, वाणिज्य और जो है पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि फोर्थ एंड लास्ट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी में जो था वह था शूद्रास का। और शूद्रा का जो उदय माना गया था वह आपका पैर से भगवान विष्णु के माना गया था, इसलिए उनका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। द ड्यूटी ऑफ द शूद्रास वाज टू सर्व द थ्री वर्णास, है ना। तो ये जो था ये एक तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था कि इस तरह से इनका व्यवसाय था, इस तरह से इनका काम था। तो ये जो सिस्टम था वर्णाश्रम सिस्टम, यह आपका तुर्की इन्वेशन के समय में एज इट इज था, बल्कि जो अल बरूनी, जैसा मैंने बताया कि ही केम इन इंडिया विथ महमूद गजनवी एंड ही रोट तहकीकाते हिंद, किताबुल हिंद एज नो एज उसको जानते हैं, तहकीकाते हिंद के रूप में भी। वह उसमें लिखता है हिंदू समाज के बारे में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्णाश्रम व्यवस्था विद्यमान थी और इसमें विभाजित थे ये चारों लोग। और उसमें कहता है कि ब्राह्मण और वैश्य का, ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति बहुत अच्छी थी, इनका उच्च स्थान था और एक तरीके से धर्म पर जो है वह ब्राह्मण वर्ग का अधिकार था। लेकिन क्षत्रिय भी उस कर्मकांड में, उस पूजा पाठ में भाग ले सकते थे, उसमें शामिल हो सकते थे। ओनली ब्राह्मण एंड क्षत्रिय हैड राइट टू रीड एंड लिसन टू द वेदास। केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही वेद का पाठ पढ़ने और सुनने का अधिकार था और ब्राह्मण कोई टैक्स का भुगतान नहीं करते थे। ब्राह्मण डिड नॉट हैव पेड एनी टैक्स, है ना। तो ये एक बड़ी बात थी कि ब्राह्मणों के बारे में था। और दूसरा जो था सिस्टम था वह आपका क्षत्रिय वर्ग का। क्षत्रियों का काम जैसा मैंने आपने बताया है कि केवल एक रूलर होते थे, शासक होते थे, सीमाओं की रक्षा करना, युद्ध करना, उनको दायित्व दिया गया था और इनको भी काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त था। तीसरा हमने अभी आपको बताया कि वैश्य वर्ग का स्थान था। चौथा मैंने बताया कि शूद्र वर्ग का स्थान था। और शूद्र के बारे में हमने आपको बताया था, वैश्य और शूद्र एक तरीके से इनकी स्थिति जो थी समाज में एक जैसी थी। ये वेद पढ़ने का इनको राइट नहीं दिया जाता था। अगर ये गलती से भी पता चल जाता था कि वैश्य और शूद्र ने, किसी ने इसका वेद का पाठ किया है, तो उनकी जीभ काट दी जाती थी। ये अल बरूनी लिखता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा सोसाइटी में जो है हम देखते हैं कि अंत्यज वर्ण भी था, जो एक तरीके से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह का मतलब सामान्य होता है, जैसे आज भी हम उसको जानते हैं कि उच्च वर्ण की कन्या है, उच्च वर्ण का पुरुष है और उससे निम्न कुल की कन्या है, तो वह अनुलोम विवाह कहा जाता है। लेकिन प्रतिलोम विवाह कहा जाता है अगर जो है उच्च वर्ण की कन्या है और निम्न कुल का पुरुष है ना। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ये प्रचलन में था। और जो अंत्यज इंटरकास्ट जो मैरिज होते थे, जिसमें कन्या ब्राह्मण कुल की है और जो है वैश्य या शूद्र कुल का आपका पुरुष है, तो यह एक अंत्यज, उसमें जो बच्चे पैदा होते थे उसको इसमें रखा जाता था। और इस क्लास में देखा जाए तो बहुत जो लो बॉर्न पीपल माने जाते थे, धोबी होते थे। इफ डोंट माइंड, अगर कोई ऐसा है तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उस हिस्ट्री को बताना चाह रहा हूँ जो उस समय था।
तो धोबी होते थे, नाविक होते थे, मोची होते थे, और एक तरीके से जुलाहे होते थे, और डोम होते थे, चांडाल होते थे, हंडी होते थे। ये सब कास्ट होते थे, और इनका कार्य जो होता था कि गंदे मैला साफ करना, या जो सीवर की सफाई या क्लीननेस का जो काम होता है, टॉयलेट से लेकर के अन्य चीज़, ये काम ये करते थे। और अलबरूनी ये भी लिखता है कि इनको गांव से बाहर जो है नगर में रखा जाता था। इनके हाथ का छुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता था, कोई इनके यहाँ खाना नहीं खा सकता था। यदि कोई ऐसा करता था तो वह पाप समझा जाता था, उसे अपवित्र मान लिया जाता था। तो ये जो है बहुत बड़ी बात थी। यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय छोड़ करके दूसरे का व्यवसाय करना चाहे तो उसकी भी अनुमति नहीं होती थी। यहाँ तक बर्नी लिखता, अल बरूनी ये बात लिखता है कि डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति और अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा मात्रा में थी कि लिखते हैं कि अगर कोई हिंदू मुसलमान के द्वारा बंदी बना लिया जाता था, और जब उसको छोड़ दिया जाता था, तो जब वह अपने घर वापस लौटता था तो उसको अपनी जाति में शामिल नहीं किया जाता था, उसको बॉयकॉट कर दिया जाता था। इसी तरह से अलबरूनी ये भी लिखता था कि यदि कोई ब्राह्मण शूद्र के यहाँ जाकर के भोजन कर लेता था, जब वह ब्राह्मण अपने जाति अपने गांव वापस लौटता था तो उसको जाति से, अपने समुदाय से, अपनी कम्युनिटी से बहिष्कृत, बायकॉट कर दिया जाता था। इसके अलावा ये भी अलबरूनी लिखता है कि जो है हिंदू दास जो होते थे, अगर भाग करके जो पकड़ लिए जाते थे मुस्लिम प्रदेश में, अगर वे भाग करके अपने धर्म, अपने देश और अपने धर्म में चले जाते थे, तो उनको उनका शुद्धिकरण किया जाता था। शुद्धिकरण करने के लिए उनको प्रायश्चित करना पड़ता था, उनको व्रत फास्ट रखने पड़ते थे, और उसके बाद से जो गोबर होता था, जो गाय का गोबर होता है, या फिर जो है स्टिल वाटर होता है, बासी पानी होता है, और मिल्क होता है गाय का, उसे मिक्सचर से जो है गंदगी जो है मिक्सचर से को रखा जाता था एक में मिला करके। गाय का दूध और गोबर और आपका जो है वाशी पानी, उसको मिला करके कुछ समय तक रखा जाता था। जब वह बदबू करने लगता था, जब वह सड़ जाता था, तब जो है उसको जो है वही पिलाया जाता था, गंदा पदार्थ खिलाया जाता था, और इस प्रकार से उसका शुद्धिकरण किया जाता था। तो ये जो सिस्टम था, इस तरह के सिस्टम में आप कैसे जो है सोसाइटी में एक समानता की बात कर सकते हैं, एक जो है यूनिटी की बात कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था, और इक्वालिटी नहीं थी, ह्यूमैनिटी नहीं थी, और जो अनटचेबिलिटी थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था। और इस कारण से जब टर्की अन्वेषण हुआ, अटैक हुआ, तो ये जो समाज के जो पीड़ित कह सकते हैं जो लोग थे, उनको ये लगा कि ब्राह्मण शासन करे या क्षत्रिय शासन करे, उनके जीवन में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये प्रभु का, ये वेद का, ये ईश्वर का जो है कृपा मान करके उसको एज इट इज स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इसलिए उनके मन में ये था कि जो युद्ध करना तो क्षत्रियों का काम है, और युद्ध जब अटैक हुआ है तो ब्राह्मण तुर्कों से मुकाबला क्षत्रिय करेंगे। इसलिए समाज के अन्य सभी वर्ग के लोगों ने मिल करके मुकाबला नहीं किया, क्योंकि सेना में जो भर्ती की जाती थी उसमें भी फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था, सामंतवादी सिस्टम था, जहां पर केवल जमींदार या उच्च वर्ग के लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। तो जो बिलो कास्ट के जो लोग थे, जो वैश्य वर्ग था या जो शूद्र वर्ग था, उनको समाज में बड़ा ही उनका बुरा स्थान था, और इस कारण से उन्होंने यूनाइट होकर के टर्की अटैक का मुकाबला नहीं किया। ये कंडीशन थी जिसके कारण भी लैक जो था यूनिटी थी, इसके कारण भी कहीं न कहीं तुर्क जो है भारत में अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित कर पाने में सफल हुए, और राजपूत असफल हुए। ये कंडीशन थी इंडिया के। इसके अलावा जैसा मैंने अभी बताया कि कास्टिज्म था, आपका डाउरी सिस्टम था, सती प्रथा थी, जौहर सिस्टम था, पर्दा प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज था, है ना, जैसी कई सामाजिक बुराइयां थी जिसने समाज को पूरी तरह से खोखला कर दिया था, और समाज को प्रोग्रेसिव नहीं बनाया जा रहा था। ऐसा इसलिए रखा जाता था
क्योंकि ये माना जाता है कि धर्म ही ऐसा कहता है। इससे जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर इंडिया में, तो उन्होंने यही बात कही थी कि हिंदुस्तान में धर्म की इतनी प्रगाढ़ता है कि समाज का एक एक व्यक्ति इतना अंधविश्वासी है, पाप में संलिप्त है कि उसको जो है कोई भी काम करने के लिए मुहूर्त देखता है, धर्म से ही आबद्ध होकर के वो काम करता है। इसी कारण जो रेनेसां इंडिया में हुआ था उसमें विवेकानंद जी ये बात कहते थे, हमें छुओ मत, हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारा धर्म तो रसोई घर में है ना। तो ये तमाम मिडवल पीरियड में भी आपने ये देखा था, कबीर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि आपका उसमें पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। या फिर कहते हैं कि गंगा में जाकर के तुम स्नान करते हो, तुम्हारा बाह्य मैल तो जो ऊपरी मैल तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो अंदर तुम्हारे मैल भरा हुआ है वह कैसे दूर होगा। ये भी कहते हैं कि अगर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं तो पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो कर्मकांड था, ये जो धर्म की आड़ में जो तमाम बातें, सामाजिक बुराइयां थी जिसने समाज को पूरी तरह से खोखला कर दिया था, वह सिस्टम उस समय भी विद्यमान था, जिसके कारण भी तुर्क जो थे भारत में सफल होने में सफलता पाए और राजपूत असफल हुए। तो ये जो